नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग, डायरेक्टर गर्ग हॉस्पिटल एंड प्रगति हेल्थ एंड एजुकेशन संस्थान। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है, मैं हर शनिवार को लाइव जुड़ता हूँ आपसे शाम को। टाइम 6 बजे का होता है। आज मैं क्षमा मांगूंगा आपसे, आज एक ऑपरेशन केस होने के कारण मैं थोड़ा सा लेट हो गया। आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे थे, वो टॉपिक था सेरेब्रल पाल्सी में बच्चों के जो हाथों की समस्या होती है, उस समस्या को लेकर कैसे कुछ ऐसे होम बेस्ड उपाय, कुछ ऐसे होम बेस्ड अप्रोच, कुछ इस तरह के कुछ घरेलू उपाय जो हम कर सकते हैं, जो बच्चों के हाथों की एक्टिविटी को इम्प्रूव करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सेरेब्रल पाल्सी जो डिसऑर्डर है, यह एक न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है। यानी इसमें जो मेन जो इन्वॉल्वमेंट होता है, वो मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। जो ब्रेन की परमानेंट जो डैमेज होता है, उसके कारण मसल्स जो है, उसकी जो मूवमेंट है और जो पोस्चर है और जो बैलेंस की जो एक्टिविटी होती है, उसमें डिस्टर्बेंस होता है। तो उस डिसऑर्डर के कारण वो इन्वॉल्वमेंट आपके हाथों में हो सकता है। जनरली मैं ये कहूँगा कि स्पास्टिक और डिस्काइनेटिक जो सेरेब्रल पाल्सी है, उसमें 70 to 80% केसेस में हाथों का इन्वॉल्वमेंट होता है। यानी कि वो हेमिप्लेजिया में तो होगा ही, क्वाड्रिप्लेजिया में तो होगा ही, इवन डायप्लेजिक में भी आपको कुछ परसेंटेज ऑफ इन्वॉल्वमेंट एक या दोनों हाथों में मिल सकता है। डिस्काइनेटिक में तो डेफिनेटली जो है हाथों का इन्वॉल्वमेंट होता ही है। तो हाथों की एक्टिविटी क्या है? हाथों की एक्टिविटी जो डिस्टर्ब होती है, जैसे कि हाथ से हम क्या करते हैं, हम सभी जानते हैं, जो पैरों का जो काम होता है वो सिर्फ चलने का काम होता है। लेकिन जो हाथ हमको भगवान ने दिया है, जिसके कारण हमको और जो प्राइमेट्स हैं उनसे हमें अलग किया जाता है, वो सिर्फ इस हाथों के करामात के कारण ही है। ये हमारे दिमाग का करामात और एक हाथों का करामात, ये दो ही जो हमें और जो प्राइमेट्स हैं, जो मंकी है और जो और प्राइमेट्स है, उनसे हमको अलग करते हैं। तो हम हाथों से जो लिखना पढ़ना, हमारा जो डेली जो रूटीन की जो एक्टिविटी है, वो सारा इन हाथों से होता है। इवन जो आर्टिस्ट होते हैं, जो म्यूजिशियन हैं, जो पेंटर हैं, वो सब हाथों का ये जो कमाल है, सारे आर्टिस्ट राइटर्स हैं। तो कहने का मतलब है, हाथों की एक्टिविटी जो है वो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए और अपनी डेली एक्टिविटी ऑफ जो लाइफ है, उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए हाथों की एक्टिविटी सही होना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चों में, स्पेशली मैं पेरेंट्स को कहना चाहूंगा कि आपके बच्चों में जो हाथों की समस्या है, उसे आप नजरअंदाज नहीं करें। आप ये नहीं समझे कि बच्चा अगर चलने लग गया तो बस ठीक है, हमारा बच्चा चलने लग गया, अब उसकी लाइफ जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं है। बच्चे की लाइफ इंडिपेंडेंट करने के लिए बहुत जरूरी है कि उसकी हाथों की एक्टिविटी जो है वो एक लेवल तक हो, एक लेवल तक ऐसी हो कि वो उसको हम कह सकें कि हाँ, अब ये बच्चा इंडिपेंडेंट है। तो ये इसलिए इसका इम्पोर्टेंस है। अब मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हाथों की एक्टिविटी पर हम ध्यान देना है। हमें ये ध्यान देना होगा कि हम कितना जल्दी और जितना जल्दी हम पॉसिबल हो, हमें बच्चे के हाथों की एक्टिविटी पर ध्यान देकर उनको इम्प्रूव करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जैसे आपको पिछले सेशन जो हुआ था, उसमें मैंने बताया था, न्यूरोप्लास्टिसिटी एक ऐसी मेथड है जिसके कारण बच्चों का जो ब्रेन होता है, उसमें लर्निंग की, ट्रेनिंग की जो कैपेसिटी होती है, चीजों को समझने की जो कैपेसिटी होती है, जो टास्क बच्चा भूल चुका है या जो टास्क ऑलरेडी अभी डेवलप नहीं है, उस टास्क को डेवलप होने में और एज का बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जो 0 से 5 इयर्स की जो एज होती है बर्थ के बाद, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितना जल्दी हम इंटरवेंशन करें, जितना जल्दी हम बच्चों के हाथों की एक्टिविटी को इम्प्रूव करने के प्रयासों पर ध्यान दें, उतना ही ये अच्छा होगा। मैं इसमें तो एक बात करना चाहूंगा, वो रिफ्लेक्सेस की बात करना चाहूंगा। रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं? बच्चों में प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस होते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, आपने देखा होगा, जब हम बच्चा कोई शिशु रोग विशेषज्ञ के पास जाते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो बच्चों के माइलस्टोन जो डेवलपमेंट को देखते हैं, चेक करते हैं, उसमें कुछ रिफ्लेक्सेस को चेक किया जाता है। जिसमें एक रिफ्लेक्स है टॉनिक नेक रिफ्लेक्स, जिसमें छोटा बच्चा होता है, 6 से 7 महीने तक का जो बच्चा होता है, उसके अगर गर्दन को हम एक तरफ मोड़ेंगे तो उसका उस तरफ का हाथ एक्सटेंड हो जाता है और दूसरी तरफ का हाथ जो है वो मुड़ जाता है। इस प्रकार की पोजीशन होती है, जिसको हम धनुषाकार पोजीशन बोलते हैं। ये धनुष पोजीशन होती है। तो ये जो पोजीशन होती है, इसको टॉनिक नेक रिफ्लेक्स बोलते हैं। तो ये प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस हैं। एक एज के बाद में ये रिफ्लेक्सेस जो है वो गायब हो जाते हैं। तो बच्चों में ये रिफ्लेक्सेस मेंटेन रहते हैं, पर्सिस्टेंट रहते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो बच्चों में ये रिफ्लेक्सेस का पर्सिस्टेंट होना, ये एक साइन है कि बच्चा को सेरेब्रल पाल्सी है। अभी पर्सिस्टेंट क्यों रहते हैं? क्योंकि रिफ्लेक्सेस
बच्चा जो है उसकी टॉनिसिटी होती है, हाथ में उसकी टॉनिसिटी होगी, हेमिप्लेजिक होगा तो उसका हाथ जो है वो स्पास्टिक होगा, तो वो उसको मोड़ नहीं पाएगा। तो ये एक कारण होता है, इस कारण ये रिफ्लेक्सेस जाते नहीं है। लेकिन ये इन रिफ्लेक्सेस का हम मदद ले सकते हैं। कैसे मदद ले सकते हैं? जैसे बच्चे की को हम अपोजिट साइड में जब उसके क्या नाम है, हम उसको गर्दन को मोड़ेंगे तो वो इस हाथ को मूव करेगा, इस हाथ को मूव करेगा और इस हाथ को एक्सटेंड करेगा। यानी कि हम उस जो रिफ्लेक्सेस जो परसिस्टेंट रह रहे हैं उन रिफ्लेक्सेस का भी एडवांटेज लेकर और बच्चे को हाथों की मूवमेंट हम करा सकते हैं, इंप्रूव करा सकते हैं। तो ये एक मैंने आपको एग्जांपल दिया है। ऐसे और भी रिफ्लेक्सेस हैं, मोरोज रिफ्लेक्सेस हैं और भी कई ऐसे प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस होते हैं, उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें समझना है कि ये भी एक तरीका होता है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि टमी टाइम को आप इंपॉर्टेंस दें। टमी टाइम क्या होता है? बच्चा जब पेट के बल लेटता है तो बच्चे को जितनी एक्टिविटी हो सके उतनी एक्टिविटी आप कराइए। हाथों की एक्टिविटी सबसे ज्यादा टमी टाइम में बच्चा करेगा, यानी कि वो हाथों को मूवमेंट करने की कोशिश करेगा। एक फ्रस्ट्रेटेड जो स्विमर होता है ना, उस तरीके से हाथों को चलाता है वो, जैसे कि वो स्विमिंग कर रहा हो। तो ये जो एक्टिविटी है, जैसे उसको प्रॉब्लम घटाएंगे, वो गर्दन को ऊंची करेगा, गर्दन को ऊपर उठाएगा, फिर छाती वाला पोर्शन ऊपर उठाएगा, फिर हाथों के बल को बॉडी के बल खड़े होने की कोशिश करेगा, हाथों को एक्टिव करेगा, फिर वो बॉडी को सीधी करके हाथों पर अपना पूरा वजन देने की कोशिश करेगा। ये सारी जो डेवलपमेंट की जो स्टेज है वो स्टेज तभी आएगी जब बच्चे को हम टमी टाइम सबसे ज्यादा रखेंगे, यानी सबसे ज्यादा उसको पेट के बल लेटा के रखेंगे। तो इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है। दूसरा, बच्चा जब एक एज को जाता है, जब वो अपने दोनों पैर और दोनों हाथों पर एक घोड़े टाइप की पोजीशन, हॉर्स टाइप की पोजीशन, या जिसको बोलते हैं ऑल फोर पोजीशन, तो ऑल फोर पोजीशन अगर बना सकता है बच्चा, तो उसमें आप उसको पोजीशन पर रखिए। तो जब उस पोजीशन में रहेगा तो हाथों को स्ट्रेच करेगा, हाथों को जमीन पर रखेगा, स्ट्रेच करेगा, तो हाथों पर स्ट्रेंथ आएगा, हाथों का एक्टिविटी को इंप्रूव करने में ये बहुत मदद करेगा। नेक्स्ट में स्ट्रेचिंग ऑफ हैंड। अब स्ट्रेचिंग ऑफ हैंड ऐसे बच्चों में कैसे करेंगे हम? स्ट्रेचिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा, उसको पानी से आप बच्चे का हाथ सीधा करिए, थोड़ा थोड़ा पाउडर का मसाज आप करिए। पाउडर का मसाज करने के बाद हाथ को आप इस तरह से इसको स्ट्रेच करें। इसमें आप हमेशा देखना कि जो एक तरफ की मसल्स जो है वो टॉन की पोजीशन होती है, दूसरी तरफ की मसल्स रिलैक्स होती है। तो बच्चे की पोजीशन हमेशा इस तरह की होगी। आप ये देखेंगे बच्चे, तो इस बच्चे की पोजीशन ये मिलती है आपको हाथों की। तो हमें इस पोजीशन को करेक्ट करना है। तो कैसे करेक्ट करेंगे? बच्चे के हाथ को इस तरह से सीधा करेंगे, उंगलियां सीधी करेंगे, उंगलियों को स्ट्रेच करेंगे, उसके बाद में आपको कलाई पर से इस तरह से स्ट्रेच करना है। ऐसे 30 सेकंड का होल्ड करना है, फिर वापस इसको सीधा करना है। ऐसे ये एक तरीका है। तो ये स्ट्रेचिंग हमको देनी है, उससे कि उसकी जो हाथों की, इसमें जो बच्चा है, बच्चे की जो फिस्ट वाली एक्टिविटी होती है ना, तो आपने देखा जो छोटे बच्चे होते हैं वो मुट्ठी बंद रखते हैं, पूरी मुट्ठी खोलते नहीं। तो इन बच्चों में ये जो मुट्ठी बंद रहने की जो पोजीशन है वो परसिस्टेंट रहती है, वो बनी रहती है। यानी एक एज के बाद में जो चली जानी चाहिए ना वो नहीं चल जाती। तो ये बच्चों में क्या है, ग्रास्पिंग में प्रॉब्लम होती है, यानी बच्चे किसी चीज को पकड़ नहीं सकते, और अगर पकड़ लेंगे तो उसको छोड़ नहीं सकते, यानी रिलीज में भी इशू होता है, दोनों इशू होते हैं। तो ऐसे बच्चों में स्ट्रेचिंग की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जिससे कि उनकी मसल्स की जो टॉनिसिटी है, जो टॉन है, जो स्पास्टिसिटी है, वो धीरे धीरे रिलैक्स हो और बच्चा अपने हाथों की मूवमेंट कर पाए। तो ये एक तरीका होता है। दूसरा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका मैं आपको बताना चाहूंगा, इसको बोलते हैं CIMT, कांस्टेंट इंड्यूस्ड मूवमेंट थेरेपी। अब आप कहेंगे कि ये क्या होती है? बहुत सिंपल इसको तरीके से हम समझ सकते हैं कि आप देखिए, जो हेमिप्लेजिक बच्चे, जो स्पास्टिक हेमिप्लेजिया होता है, जिसमें एक तरफ का हाथ और एक तरफ का पैर इन्वॉल्व होता है, ऐसे बच्चों में दूसरी तरफ का हाथ और पैर सही होता है। तो ये बच्चे क्या है, हैंड प्रेफरेंस बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं। जनरली बच्चों में जो 1-2 साल के बच्चे होते हैं उनमें कोई हैंड प्रेफरेंस नहीं होती, यानी कि राइट और लेफ्ट हैंड से बराबर काम करते हैं, जितना काम राइट हैंड से करेंगे उतना ही लेफ्ट हैंड से करेंगे। लेकिन इन बच्चों में शुरू से ही हैंड प्रेफरेंस हो जाती है, क्योंकि एक हाथ वीक है ना, तो वो नॉर्मल हाथ से सारा काम करेगा, वो खाएगा भी नॉर्मल हाथ से, वो सारा कुछ नॉर्मल हाथ से करेगा। तो हमको ऐसी पोजीशन में उस हाथ को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उसका भी एक तरीका है। आप उस हाथ को कुछ घंटे के लिए, दिन में जैसे 4 या 5 घंटे के लिए आप एक स्प्रिंट लगा के और बांध दीजिए। कोई भी स्प्रिंट लगा के, कोई कार्डबोर्ड का कुछ स्प्रिंट लगा के उसको आप किसी उससे रैप कर दीजिए, कोई कपड़े से रैप कर दीजिए, जिससे कि उस हाथ को, जो नॉर्मल हाथ है, उसको वो काम नहीं हो। ऐसी पोजीशन में आप दूसरे हाथ से फिर काम करना शुरू करें। इसको बोलते हैं CIMT। ये थेरेपी का पार्ट जो होता है वो फिजियोथेरेपी सेंटर पर भी होता है, आप इसको घर पर भी और अपना सकते हैं। लगभग 4 या 5 घंटे आप इसको अपनाएं। ये बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है ऐसे बच्चों में, जिससे कि वो जो वीक हैंड है उससे वो काम करना शुरू करें। नेक्स्ट,
इम्पोर्टेंट चीज है इसमें बैथ और ऑर्थोसिस का। अब ये बैथ और ऑर्थोसिस का जो है वो आप घर पर तो बना नहीं सकते, उसके लिए आपको डेफिनेटली जो एक्सपर्ट है, जो थेरेपिस्ट है, जो डॉक्टर है, ऑर्थोपेडिशियन है, उनसे आपको संपर्क करना पड़ेगा और वो बच्चे को विशेष प्रकार का स्प्रिंट प्रोवाइड करेंगे। जैसे बच्चे का एल्बो वीक है तो या एल्बो का गेटर आता है जो यहाँ से यहाँ तक एक स्प्रिंट बांधा जाता है जिससे बच्चे का एल्बो स्ट्रेट रहे, क्योंकि जब हैंड की एक्टिविटी करनी होगी ना तो हमारा शोल्डर भी स्टेबलाइज होना चाहिए, हमारी पॉनी भी स्टेबलाइज होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी होता है। तो हमें क्या करना होगा, इसको स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पर हम एक स्प्रिंट बांधेंगे। पॉपअप स्प्रिंट आता है, जैसे कि बच्चे की उंगलियां इस तरह से रहती है तो इनको स्ट्रेच करने के लिए एक पॉपअप स्प्रिंट यहाँ पर लगाया जाता है। अब ये पॉपअप स्प्रिंट लगाएंगे क्योंकि बच्चे की वीक, अभी देखिए आपकी जो ग्रिप होगी ना वो इस पोजीशन में ग्रिप आपकी वीक होगी, इस पोजीशन में ग्रिप आपकी मजबूत होगी, तो हमको ये पोजीशन देनी है, कलाई से ये पोजीशन देनी है, तो ये पॉपअप स्प्रिंट से पॉसिबल होता है। जब पॉपअप स्प्रिंट हम यहाँ लगा देंगे तो हम उंगलियां और जो हैंड है ना बच्चा वो बहुत इजीली मूव करेगा और वो उससे उसकी स्ट्रेंथ भी आएगी, उसकी वर्क से उसकी स्ट्रेंथ आएगी। तो ये कुछ तरीके हैं। दूसरा एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है सैडल पोजीशन का। आपको पता है जो घर में बच्चा होता है वो किस पोजीशन में होता है, उसके दोनों हाथ इस तरह से, पैर भी मुड़े हुए छाती पर, ये पोजीशन होती है, इसको बोलते हैं सैडल पोजीशन, हैमॉक पोजीशन। तो हमें आपको ध्यान हो तो जो हम देखते हैं अभी तो कहीं प्रथा जो है चली गई, पहले बच्चों को जो एक जो झूलना बनाया जाता था वो कपड़े का बनाया जाता था जिसके दोनों एंड जो है वो दोनों सिरे बांध दिए जाते थे और बीच में बच्चे को लिटा दिया जाता था। तो उसमें आप देखना बच्चा उसी पोजीशन में, जो माँ के गर्भ में जो बच्चा रहता है ना उसी पोजीशन में बच्चा लेटता है। तो ये एक ट्रेडिशनल जो तरीका है ना वो बहुत अच्छा तरीका है। ये तरीका है जिसमें कि बच्चे का डेवलपमेंट, जो माइलस्टोन डेवलपमेंट है ना वो बहुत तेजी से विकास होता है। तो हमें वापस उस पोजीशन को, ट्रेडिशनल पोजीशन को हमें अपनाना है। बच्चों को कम से कम 1 से 2 घंटे आप ऐसे बच्चों को, छोटे बच्चों को मैं बात कर रहा हूँ, 1 से 2 साल के बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को आप सैडल पोजीशन में इस तरह के कोई स्लिंग में इस तरह के जो झूलना है उस झूलने में आप बच्चे को आप रखिए। ये तो उससे उसके डेवलपमेंट, उसके माइलस्टोन डेवलपमेंट होने में, उसके हाथों की एक्टिविटी डेवलप होने में भी और बहुत सुविधा होगी। तो ये कुछ स्टेप्स है जो हम जिसमें हमें ध्यान रखना है कि क्या क्या तरीके हैं जिससे हम हाथों के एक्टिविटी को इंप्रूव कर सकते हैं। अब हाथों की एक्टिविटी क्या क्या करानी, ये भी क्वेश्चन आता है। ये तो आएगी हम किस तरीके से हाथों को इंप्रूव कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। अब हाथों की एक्टिविटी के आपको क्रिएटिव माइंड से आपको सोचना होगा। हर घर के एनवायरनमेंट में क्या ऐसी चीजें हो सकती है जो बच्चे को उसकी हाथ की एक्टिविटी इंप्रूव करने में सहायता हो। कुछ तरीके जैसे मैं आपको शेयर करता हूँ, जैसे कि हम खाना घर में बनता है तो हम जब चपाती बनाते हैं उससे पहले जो आटा गूंथते हैं ना उस आटे को दीजिए, उसका एक गोला बना के और या उसको बच्चे को दीजिए, बच्चे को खेलने दीजिए उससे, तो बच्चा उससे गोला बनाएगा, फिर उससे कहे उसके गोले में से उसको छोटे छोटे टुकड़े कर, है ना, तो उसको टुकड़े करके उसको बेलने के लिए बोलोगे इसको थोड़ा बेल बेटा इसको इस तरह, तो आप उसके साथ साथ करेंगे वो भी करेगा। तो ये जो एक्टिविटी होगी ना उससे क्या है उसकी हाथ की एक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी, उसके रोलिंग की एक्टिविटी, उसके ये इस तरह से रोल करने की एक्टिविटी, ग्रिप ये ग्रास्प की एक्टिविटी वो तोड़ेगा उसका इस तरह, ये सारी एक्टिविटी हो सकती है। दूसरा आप बच्चे को सैंड जो है हम बच्चों को हम रोकते हैं कि मिट्टी में नहीं खेलना, मिट्टी में नहीं खेलना, लेकिन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चे एक मिट्टी का एक बर्तन ले लीजिए, उसमें मिट्टी भर लीजिए, उसमें पानी डाल दीजिए, अब वो गीली हो जाएगी मिट्टी, फिर उसको बच्चों को कहे उसमें खेलने के लिए, तो बच्चा उसमें कुछ भी आकृति बनाएगा, शेप बनाएगा, उसको घर बनाएगा, जो पहले घरों के बनाते थे ना, ये सारी एक्टिविटी उसको हाथों से करने दीजिए। और क्या हो सकता है, पियानो या कोई भी गिटार, तो आजकल तो बहुत म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट छोटे छोटे आते हैं जो टॉयज जैसे आते हैं, वो दे दीजिए बच्चे को, वो बच्चा जो कीबोर्ड पर उस पर हाथ रखेगा, बजाएगा कोई भी, तो उससे जो आवाज आएगी, म्यूजिक का जो साउंड आएगा ना, उससे उसको इंटरेस्ट आएगा, तो वो हाथों की एक्टिविटी और ज्यादा करेगा। बिल्डिंग ब्लॉक वाले जो गेम होते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे बिल्डिंग ब्लॉक वाले गेम आप ले आइए, है ना, पानी आप दे रहे हैं, गार्डनिंग आप कर रहे हैं, वाटर दे रहे हैं, तो बच्चे को पाइप पकड़ा दीजिए, तो बच्चा खेल खेल में जो है वो ये मूवमेंट करेगा। दूसरा, घर में जैसे सब्जियां हैं तो आप डिफरेंट जो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, उनको दे दीजिए बच्चे को, चाटो बेटा इसको, आलू, इसमें अब वो क्या है उसमें रिकॉग्नाइज करेगा, मतलब उसका कॉग्निटिव लर्निंग भी हो रही है, उसका कोऑर्डिनेशन भी हो रहा है ना, विजुअल कोऑर्डिनेशन भी हो रहा है कि बड़ी साइज की आलू निकालो बेटा, छोटी साइज के टमाटर निकालो, है ना, उनको अलग करो, तो साइज का भी स्पेशियल डिफरेंशिएशन हो रहा है, कोऑर्डिनेशन हो रहा है, विजुअल कोऑर्डिनेशन हो रहा है, और काउंटिंग आ रही है, कितने चार कितने हुए, आलू कितने हुए, टमाटर कितने हुए, काउंटिंग भी आ रही है, और वो हाथ से उठा के पिकअप करके वो रख रहा है, तो उसको हैंड की एक्टिविटी हो रही है, यानी उसमें सारी इंटीग्रेशन हो रहा है सारी चीजों में।
तो ये कुछ है। तो इस तरह के सॉर्टिंग वाले गेम आप कर सकते हैं जो अपने घर की बनी चीजों से करें, है ना। दूसरा है आप रिंग सॉर्टिंग वाला बैंगल्स ले लीजिए, ऐसी रिंग आती है, उन रिंग को सॉर्ट करने का कलर भी पता लगेगा उससे, डिफरेंट कलर की बैंगल्स ले लीजिए, उन बैंगल्स को एक कोई स्टैंड टाइप का इस तरह का रख लीजिए और बैंगल्स को उसमें पहनाइए इस तरह। ये चूड़ियां पहनाइए, आजकल चूड़ियों का ट्रेंड भी आता है, उसमें चूड़ियां पहनाने का, इस तरह का कर सकते हैं। इसके अलावा डॉल में बिंदी लगाने का, है ना, डॉल को फीड कराने का काम है, या स्पून फीडिंग कराओ डॉल को, तो ये बच्चा उसमें इंटरेस्ट भी करेगा, उसको स्पून फीडिंग कराएगा। फिर डोर को पुश करना, खोलना, हैंडल को क्लोज करना, ताला, चाबी, ऐसे कई आइडिया है, बहुत कुछ क्रिएटिव आइडिया जो है आप भी शेयर कर सकते हैं। तो ये आप सोचें क्या ऐसे और आइडिया हो सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप डालें, लिखें। तो ये मैं शेयर कर रहा था आज आपसे हैंड की एक्टिविटी के बारे में। बाकी दिवाली बिल्कुल पास में है, आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बच्चों के साथ में हमने भी आज दिवाली मनाई और बहुत अच्छा लगा। जो भी गंगापुर शहर के आसपास है जो आ सकते हैं हमारे सेंटर पर, वो आगे एक बार देखें सेंटर को, और यहाँ पर जो बच्चे ट्रीटमेंट ले रहे हैं आप एक बार देखें। तो निश्चित ही मैं तो यही आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि किसी भी प्रकार की इस तरह के डिसऑर्डर वाले कोई बच्चे हैं तो आप डेफिनेटली उन बच्चों को गाइड करिए, उनके पेरेंट्स को गाइड करिए, क्योंकि ये बहुत निराशा वाली स्थिति में वो पेरेंट्स होते हैं और उनको कुछ हम मार्गदर्शन दे पाए। मैं मेरी तरफ से, मेरे सेंटर, मेरी टीम की तरफ से हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और मैं लगातार इस मामले में मैं कोशिश भी करता रहता हूँ। भाई आप कोई भी ऑनलाइन मार्गदर्शन आपको चाहिए, गाइडेंस चाहिए, मैं वो डेफिनेटली फ्री प्रोवाइड करूंगा। इवन आप अगर सेंटर पर आ सकते हैं बच्चे, तो मैं उन बच्चों को सबको यहाँ पे निःशुल्क करे भी मेरी टीम के द्वारा दिलवाऊंगा। तो ये बातें थी, फिर मैं मिलूंगा अगले शनिवार फिर आपके साथ में कुछ और टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद और आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।